हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टडी सेंटर चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से संबंधित सूत्र के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संख्या पद्धति, संख्याओं के प्रकार। संख्या पद्धति क्या है और संख्याओं के प्रकार। संख्या कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, संख्याओं के प्रकार में हम लोग प्राकृतिक संख्या आ गया, पूर्ण संख्या आ गया, ये सब संख्याओं के प्रकार हैं। क्या हैं? ये सब संख्याओं के प्रकार हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं को गणन संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। या हम इसे सरल भाषा में कह सकते हैं कि गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि अनंत तक, इनफाइनाइट, अनंत। पूर्ण संख्याएं क्या हैं? पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए, प्राकृतिक संख्या के पहले शून्य शामिल कर देंगे तो आपका पूर्ण संख्या हो जाता है। और जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत, ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक भी हो सकती हैं और धनात्मक भी होती हैं। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सभी क्या हैं? पूर्णांक संख्या हैं। सम संख्या क्या होता है? वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4, 8, 6, 10, 12 ये इत्यादि सम संख्या हैं, क्योंकि इसमें 2 का भाग पूरी तरह से चला जाता है। मतलब ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 11, 17 ये इत्यादि विषम संख्याएं हैं। एक क्या है? हमारा एक भी विषम संख्या है। और एक के बाद 3, 5 ये सभी विषम संख्याएं हैं। सबसे छोटी जो विषम संख्या होती है वह 1 होती है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और 1 से बड़ी संख्या होना चाहिए। 1 से, एक जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त लेकिन 1 से बड़ा हो, किंतु 1 से बड़ा हो, वैसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2, 3, 7, 11, 13, 17 2 है। 2 किससे विभाजित होगा? 1 से विभाजित होगा या स्वयं से विभाजित होगा, लेकिन इसके अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा। 3 जो है आपका 1 से विभाजित होगा, स्वयं से विभाजित होगा। 7 भी उसी प्रकार 7 से विभाजित होगा और 1 से विभाजित होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा। इसीलिए अभाज्य संख्या इन संख्याओं को बोला जाता है। अभाज्य संख्याएं, एक जो है एक विशेष संख्या है जो न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। एक आपका अभाज्य संख्या नहीं है और न ही भाज्य संख्या है। भाज्य संख्याएं क्या हैं? वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपका मान लीजिए 4, 6, 8, 10 इत्यादि। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या क्या होता है?
परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। और p और q दो पूर्णांक हो लेकिन q कभी शून्य न हो। इसका अर्थ ये है कि अंश मतलब भिन्न के रूप में हो, कोई भी संख्या हो भिन्न के रूप में हो, लेकिन हर जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 4 है, 4 को हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, 4/1 3/4 है, ये परिमेय संख्या है। शून्य, शून्य भी परिमेय संख्या है क्योंकि शून्य को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। तो ये p बाई क्यू के रूप में इसे व्यक्त किया जा सकता है, इसीलिए ये परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां p और q दोनों पूर्णांक हो लेकिन q कभी शून्य न हो। इस कंडीशन में q कभी शून्य न हो, p और q दोनों पूर्णांक हों और p बाई क्यू के रूप में उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। मतलब इसका अर्थ यह है कि उसे अपरिमेय संख्या को भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता। और जिसका वर्गमूल दशमलव में आता हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे करणी में 7 ये अपरिमेय संख्या है, इसका वर्गमूल जो है दशमलव में आएगा, पूर्ण संख्या के रूप में नहीं आएगा। करणी में 5 भी दशमलव, इसका भी वर्गमूल दशमलव में आएगा, इसीलिए अपरिमेय संख्या है, इसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। 2 प्लस करणी में 2 ये भी अपरिमेय संख्या है और पाई भी अपरिमेय संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं क्या हैं? वे संख्याएं जो या तो परिमेय हैं या अपरिमेय वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 8, 6, 2, 3/5 इत्यादि, ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? तो सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 16, 21 में एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो उसे हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं। मान लीजिए 16 का गुणनखंड करेंगे, आपका आएगा 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, दूना 8, 8 दूना 16, 2। फिर 21 का गुणनखंड करेंगे, आपका आएगा 1 गुणे 3 गुणे 7। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ मतलब कामन वह संख्या जो दोनों में हो, तो दोनों में केवल एक ही है और इसके अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ नहीं है। इसीलिए ऐसे संख्याओं के युग्म को हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब आ गया युग्म अभाज्य संख्याएं। युग्म अभाज्य संख्याएं क्या होता है? ऐसे अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 11, 13 युग्म अभाज्य संख्या हैं क्योंकि इनके बीच का अंतर कितना है? 2 है। 13 - 11 = 2। इनके बीच का अंतर क्या है? 2 है। और इनका जो गुणनखंड करेंगे तो इसमें उभयनिष्ठ केवल एक ही होगा। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे भिन्नों के प्रकार। भिन्नें कितने प्रकार की होती हैं? भिन्नों के प्रकार। उचित भिन्न। उचित भिन्न, यदि भिन्नों का अंश हर से कम हो तो ऐसी भिन्न को उचित भिन्न कहते हैं। जैसे इस कंडीशन में जो अंश जो होगा हर से कम हो, इसमें अंश जो होगा हर से छोटा रहेगा, ऐसी भिन्न को हम लोग उचित भिन्न कहते हैं। जैसे 2/3, 5/6, 10/11। इसमें देखिए अंश जो है छोटा है, किससे? हर से। तो हर से अगर अंश छोटा है तो ये उचित भिन्न कहलाएगी। अनुचित भिन्न, यदि भिन्न का अंश हर से बड़ा हो
तो ऐसी भिन्न को अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे 3/2, इसमें अंश 3, 3 क्या है, बड़ा है हर से, इसीलिए 6/5, इसमें भी अंश जो है बड़ा है हर से, इसीलिए ये अनुचित भिन्न है। क्या है, अनुचित ये भिन्न है। मिश्र भिन्न, यदि भिन्न एक पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनी हो तो ऐसी भिन्न को मिश्र भिन्न कहते हैं। जो सही बटा में भिन्न होता है उसे हम लोग मिश्र भिन्न कहते हैं। इसमें जो है पूर्णांक और भिन्न से मिलकर जो भिन्न बनता है उसे हम लोग मिश्र भिन्न कहते हैं। देखिए, जैसे 2 सही 1/2, 3 सही 1, 3 सही 3/4, 5 सही 6/7, इसमें जो है कि पूर्णांक 2 है प्लस 1/2, इससे मिलकर बना है ये मिश्र भिन्न। इसे हम लोग मिश्र भिन्न कहते हैं। इसमें जो पूर्णांक और भिन्न का युग्म मतलब संयोग हो, जुड़ा हो, ऐसी भिन्न को हम लोग मिश्र भिन्न कहते हैं। मिश्रित भिन्न, यदि अंश या हर या दोनों भिन्नों हों तो भिन्नों को हम लोग मिश्रित भिन्न कहते हैं। इसमें अंश या हर दोनों भिन्न हो, जैसे 2/3, फिर /4, 2/5, /6, 6/7, ये ऐसी भिन्नों को हम कहते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न ये सभी जो है मिश्रित भिन्न है। दशमलव भिन्न क्या होता है, वे भिन्न जिनके हर 10 या 10⁻2 या 10⁻³ इत्यादि हो तो दशमलव भिन्न कहलाते हैं। जैसे 7/10, 11/100, 12/1000, ये इत्यादि दशमलव भिन्न हैं। क्या है, दशमलव भिन्न हैं। अब वितत भिन्न, वितत भिन्न क्या होता है, सामान्य तौर पर किसी भी भिन्न के हर या कभी कभी अंश में किसी संख्या के जोड़ने या घटाने से बनने वाले भिन्न को वितत भिन्न कहते हैं। मान लीजिए सामान्य तौर पर किसी भिन्न के हर या कभी कभी अंश में कोई भी संख्या जोड़ दें या घटा दें तो ऐसी भिन्न को हम वितत भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए 2/2, फिर 2/2, 2-3, फिर इसमें 2 + 3/4, तो इसमें देखिए 2 जोड़ा गया है, इसमें 2 घटाया गया है, तो ऐसी भिन्न को हम लोग कहते हैं वितत भिन्न। इस प्रकार की अगर भिन्न हो तो हम लोग इसे वितत भिन्न बोलते हैं। भिन्नों की तुलना, भिन्नों की तुलना, देखिए यदि दी गई भिन्नों के हर समान हो तो सबसे बड़े अंश वाली संख्या बड़ी होगी। जैसे बड़ी भिन्न छोटी भिन्न, भिन्नों में तुलना किया जाता है कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है। तो जब हर समान रहेगा और उसमें जो जो अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। जैसे 4/7, 2/7, 8/7, 9/7 में इसमें हर समान है और हर समान है इसमें, लेकिन 4, 2, 8, 9, इसमें अंश वाला जो 8 बड़ा है, इसमें अंश जो क्या है 8 है, 9, तो 9 सबसे बड़ा है, उसके बाद 8, उसके बाद 4, उसके बाद 2। तो इसमें जो जब हर समान रहेगा और अंश में जो सबसे बड़ा मान जिस भिन्न का होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न 9/7 होगा। क्या होगा, 9/7 होगा। यदि दी गई भिन्नों के अंश समान हो तो सबसे छोटे हर वाली संख्या बड़ी होगी। यदि भिन्नों के अंश जो है समान हो और सबसे छोटे जो हर में सबसे छोटी संख्या वाली जो होगी भिन्न वही बड़ी भिन्न होगी। जैसे 7/4, 7/2, 7/8, 7/9, 9 में सबसे छोटी हर वाली कौन संख्या, ये हर जिसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, तो इसमें 2 सबसे छोटी संख्या है, तो इसीलिए ये भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो इसलिए 7/2 भिन्न सबसे बड़ी होगी। यदि दी गई भिन्नों में उनके अंशों और हरों का अंतर समान हो
तो सबसे छोटे अंश वाली संख्या सबसे बड़ी होगी, और जबकि अंश हर से बड़ा है, जबकि अंश क्या है, हर से बड़ा है। जैसे मान लीजिए 5/2 हो गया, 7/4 हो गया, 11/8 हो गया और 8/5 हो गया। तो इसमें 5/2 जो है सबसे बड़ा है, उसके बाद 7/4, उसके बाद आपका 8/5, उसके बाद 11/8। मतलब अंशों और हरों का अंतर जो है समान हो, अंशों और हरों का अंतर समान हो और सबसे छोटे अंश वाली संख्या सबसे बड़ी होगी, जबकि अंश हर से बड़ा होना चाहिए, जबकि अंश हर से बड़ा है। यदि दी गई भिन्नों में उनके अंशों और हरों का अंतर समान है, यदि दी गई भिन्नों में उनके अंशों और हरों का अंतर समान हो तो सबसे बड़े अंश वाली संख्या सबसे बड़ी होगी, जबकि अंश हर से छोटा है। जैसे 2/5, 4/7, 8/11 और 5/8 में 8/11 सबसे बड़ा है, उसके बाद 5/8, उसके बाद 4/7, उसके बाद 2/5 आपका इसमें सबसे छोटा 2/5 है, सबसे बड़ा आपका 8/11 है। यदि भिन्नों की तुलना के लिए एक संक्षिप्त विधि है, यह सबसे छोटी विधि होती है तुलना करने के लिए। इस विधि के द्वारा हम सभी प्रकार के भिन्नों की तुलना कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप इस विधि द्वारा मान लीजिए 5/9 है और 5/7 की तुलना इस प्रकार हम लोग करेंगे। 5/7 है, 5 यहाँ पे 9 है, सॉरी 5/9 है और 4/7 है। तो इसका तिर्यक गुणा करेंगे, 7 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 × 7 35 होगा और 9 का 4 में गुणा करेंगे 36 होगा। तो इस प्रकार हम लोग भिन्नों की तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ पर 36 जो है बड़ी संख्या है, अतः 4/7 जो है आपकी बड़ी भिन्न है। इसमें क्या होता है कि इसमें आप तिर्यक गुणा करते हैं और हर में आपस में गुणा करते हैं, तो इसका जो है हर जो है आपका समान हो जाता है। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो 7/7 = 35/63 और इसमें आपका 36/63 होगा। तो इसमें आपका क्या है, हर समान है और सबसे बड़ी अंश वाली कौन संख्या 36 है, तो 36/63, इसीलिए इसमें जो सबसे बड़ी भिन्न है 4/7 सबसे बड़ी भिन्न होगी। विभाज्यता की जांच, जैसे विभाजित करने का एक फार्मूला होता है जांच कि वह संख्या जो है किस किस संख्या से विभाजित हो सकती है, तो इसे हम बोलते हैं डिवाइजिबिलिटी रूल्स। विभाज्यता की जांच, ये कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी जब उसका कोई इकाई का अंक अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, तो वह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। अगर कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होगा, तो वह संख्या जरूर 3 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी जब उसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो या अंतिम 2 अंक शून्य हो, तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होती हैं। यदि कोई भी संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी जब उसका इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, जैसे 25 में इकाई का अंक 5 है तो ये जरूर 5 से विभाजित होगी, 5×5 = 25। अगर शून्य रहता जैसे 20 है तो इकाई का अंक 0 है, इसीलिए ये 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। इसी प्रकार हम लोग जांचते हैं कि कौन संख्या किस संख्या से विभाजित हो सकती है। अगर कोई भी संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी जब वह संख्या सम संख्या होगी और उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, तो ऐसी संख्याएं 6 से विभाजित होती हैं।
कोई भी संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी यदि किसी संख्या में लगातार 3 बार 2 समान अंक आए। उदाहरण जैसे 3 बार 2 समान अंक आए, 3 बार 2 समान, जैसे इसमें देखिए 62 62 62, ये जो संख्या है आपका है तो 6,26,262 में जो 2 कितने बार आया है, 3 बार आया है, तो इसीलिए ये जो संख्या है 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। और इसमें क्या है 3,83,838, तो इसमें भी देखिए 3 कितनी बार आया है, लगातार 3 बार आया है। 3 जो है 2 समान अंक, देखिए इसमें 2 समान, 3 बार आया है, और 8 जो भी है समान अंक है, तो 8 और 3 इसमें 2 समान अंक हैं, 8 भी 3 बार आया है और 3 भी 3 बार आया है, तो इसीलिए यह 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। यदि संख्या इकाई के अंक को दोगुना करके संख्या के इकाई के अंक को हटाकर प्राप्त हुई संख्या से घटाने पर 7 का गुणज मिलता है। जान लीजिए, जैसे आपका 348 7 से विभाज्य है। मान लीजिए अंतिम अंक हटा दीजिए जो कि 8 है, इसमें 348 है, 348 में आपका अंतिम अंक 8 है, इसे हटा दीजिए तो अब संख्या बचती है, क्या बचेगी, 34 बचेगा। 8 हटा देंगे तो 34 बचेगा, तो 34 बचेगा इसमें। अब स्टेप 2, अब उसमें 8 को डबल करके 8 को डबल करेंगे तो 16 मिलता है, और 34 में से 16 घटा दीजिए तो आपका 34 में से 16 घटाएंगे तो 18, और 18 7 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 348 भी 7 से विभाज्य नहीं है। ये विभाजित करने के सब रूल हैं, इसको आप एक बार देखना पड़ेगा, आप लोग समझ जाएंगे, याद कर लेंगे तो आप जान सकते हैं कि कौन सी संख्या 7 से विभाजित होगी, या 2 से विभाजित है, या 9 से विभाजित है, या 5 से विभाजित है। ये मतलब जानने का तरीका है। अगर व्यक्ति जानता रहेगा तो उसको मतलब समय इससे बचता है कि ये कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित हो सकती है। जब किसी संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो, जो अंतिम अंक है 3 अंक शून्य हो, और अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित हो, तो वह 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। कोई भी संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी जब उस संख्या के अंकों का योग जो है 9 से विभाजित होगा, तो वह संख्या भी पूर्ण रूप से 9 से विभाजित होगी। कोई संख्या अगर 10 से पूर्णतः विभाज्य होगी, यदि कोई भी संख्या 10 से पूर्णतः विभाज्य होगी यदि उसका इकाई का अंक शून्य हो, इकाई का अंक अगर शून्य है तो वह 10 से संख्या विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग और सम स्थानों के योग का अंतर 0 या 11 गुणज है, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। यदि किसी संख्या की पुनरावृत्ति सम में हुई हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे आपका 5 5, ये 5 कितनी बार है, 4 बार आया, तो 4 बार आया तो 4 क्या है, सम संख्या है, इसीलिए इसमें जो पुनरावृत्ति सम संख्या में हुई है तो इसीलिए 11 से विभाजित होगी। यदि कोई संख्या 3 और 4 से विभाज्य है तो वह 12 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। जो संख्या 3 और 4 से विभाजित हो जाएगी वह 12 से भी विभाजित होगी, जान लीजिए। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 25 से विभाज्य है, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 25 से विभाज्य है या अंतिम दोनों अंक शून्य हो तो वह संख्या पूर्ण रूप से 25 से विभाजित होगी। Thanks for watching this video. Please subscribe my channel. See you again to next my video. Thank you. That's all about.